हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फॉर अगस्त 2020 बुलेटिन सीरीज। ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, आप उसको उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे ऑनेबल प्रेसिडेंट सर के मैसेज के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया आप लोगों की स्टडी के लिए कि देखिए, जब लोग सो रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं, जब लोग घूम रहे हैं आप वर्क कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं जब लोग खेल रहे हैं, और आप अपने सपने बुन रहे हैं जब लोग सिर्फ विश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सुंदर मैसेज के साथ प्रेसिडेंट सर के हम शुरू करते हैं अपना आज का जो हम पोर्शन है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग हम शुरू करते हैं आज इसमें। तो लीगल एप्टीट्यूड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बुलेटिन सीरीज में कवर किया गया है वो है द फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन। कि जब इंडियन का पार्टीशन किस प्लान के थ्रू लेड डाउन था। अब इसमें फ्रेंड्स 3-4 प्लान्स दे रखे हैं। अब अगर मैं आपसे सिर्फ बात करूं तो फ्रेंड्स क्या होता था, 20 फरवरी 1947 को जो एक हाउस ऑफ कॉमन में डिक्लेयर कर दिया गया था। ये ब्रिटिश का एक हाउस ऑफ कॉमन होता था और एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता था। हाउस ऑफ कॉमन में डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई इंडिया को क्विट कर देना है, फ्री कर देना है। कौन सी डेट तक? 3 जून 1948 तक, मतलब इससे लेटर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक इंडिया क्विट फ्री हो जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, हम ऑन उसी के नेक्स्ट डे पर जो हमारे वॉइस रॉय थे पहले वेवल, वो उस किस में चेंज हो गए थे, और दूसरे जो हमारे वॉइस रॉय आए थे वो आए थे माउंट बेटन। ठीक है, तो ये जो माउंट बेटन थे ये ऑन मैं कहूँ आपको तो 3 जून 1947 को एक एक तरीके से योजना आप कह सकते हैं, योजना और ये प्लान लेकर आए थे। जो ही प्लान उसकी जिसमें लिखा हुआ था ये सब कि इंडिया पार्टीशन होगा, और 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड उसको आज़ादी मिल जाएगी। तो फ्रेंड, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है यही हमारा क्या हुआ था, पावर टू द इंडियंस जिसने दिया था। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न बेसिकली। ठीक है, चलिए सेकंड कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन राइट टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ओके, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो 7th स्केड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी हैं, जिसके अंदर आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना, तो यूनियन लिस्ट के जो होते हैं उसमें कौन कानून बनाता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, और कॉन्करेंट में क्या होता है, पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बनाने की और स्टेट गवर्नमेंट की भी। और अगर इफ़ देर इज इन कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल करता है। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ। तो अब ये कह रहा है कि अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे क्या क्या पावर कौन कौन से बना सकता है, स्टेट में क्या है। ठीक है, तो इस सिर्फ क्वेश्चन तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन राइट्स टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे जो अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा लॉ बना सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर्टिकल बोला है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अमेंडिंग द प्रीएम्बल। तो आप फ्रेंड्स आप लोग जैसे जानते भी हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रीएम्बल ऑलरेडी 42nd अमेंडमेंट से अमेंड हो चुका है, जिसमें मैंने अर्लियर अपनी बुलेटिन सीरीज में कवर भी किया था। 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा प्रीएम्बल जो है वो अमेंड हो सकता है। अब अमेंड हो सकता है तो फ्रेंड्स ये कहाँ हो सकता है, ये आर्टिकल 368 में पावर दे रखी है, जिसमें हम हमारे को बोल रखा है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इस तरीके की चीज़ें कि किस तरीके से फॉलो करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बस प्रोवाइडेड दैट जो केशवानंदा भारती केस में डिसाइड हुआ है कि हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन की, कहता है इन अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दूस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट बाय वन ऑफ द पार्टीज। ठीक है ना, मान लीजिए ए एंड बी है, तो उसमें से टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसमें बी ने सेट कर ली है। ठीक है, और तो इसमें क्या होता है, आपकी एबिलिटी नहीं होती कि नेगोशिएट करने की एबिलिटी नहीं होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, टेक इट और लीव इट।
ठीक है ना, या तो आप एक्सेप्ट करिए या फिर एक्सेप्ट मत करिए। तो फ्रेंड्स अगर ये मैं आप बता दूं तो इसमें क्या होता है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट एंड साइन ऑन द डॉटेड लाइन। तो फ्रेंड्स यही इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम सीक्वेंस की बात करें, करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफर दिया जाता है। ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स से कवर्ड है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, फिर उसको एक्सेप्टेंस होता है और कंसिडरेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट है, और देन एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स क्या होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब हो गया आपका कि जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं है आपके, वो डैमेजेस जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं है। एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि प्री डिटरमाइंड है, पहले से आपकी कंडीशन उसमें तय है, ठीक है ना। तो ये होता है जिसकी डैमेजेस की जिसकी वो एक तरीके से अमाउंट कह सकते हैं आप, वो तय नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें बात करें तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, डैमेज टू समथिंग सॉलिड, डैमेज कॉज बाय द फर्म विच हैज़ गॉन ए लिक्विडेशन नहीं, डैमेज टू फर्म इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर नहीं। तो डी ऑप्शन होगा डैमेज टू बी असेस्ड बाय द कोर्ट एज दीज आर नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब ये फ्रेंड जो सेवन्थ क्वेश्चन है ये आपका, अगर मैं आपको बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट कौन से आया है, ये कोडिंग एंड डी कोडिंग से ये कवर किया है। इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है ना। तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। अब हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स वाइट एंड वाइट मीन्स रेड। तो फ्रेंड्स अब हमारे को पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और इसने बता दिया क्या कि वाइट जो है, वाइट मीन्स रेड, तो आप जो मतलब वाइट माना जाएगा उसमें, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 वो क्या कहता है हमारा, कहता है कि चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। मतलब अच्छा ये ऑड वन आउट का बेसिकली बात कर रहा है, ऑड वन आउट। तो अगर हम कोकोनट की बात करें, कोकोनट भी तेल है, कैस्टर बोले तो अरंडी का तेल होता है, ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल हो गया, बट सिर्फ बार्ले ही है जो आपका क्या है, ग्रेन है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आपका, बार्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई ऑन्ट, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका इसमें क्या है कि आप एक थोड़ा सा चार्ट सा बना लीजिए। वैसे तो अगर ये मैं कहूँ, आप इसको अपने ऊपर ले लीजिए, ठीक है ना। आपने किसी लेडी से बोला कि जो तुम्हारे मम्मी के हस्बैंड हैं, मतलब ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई एक मैन ने लेडी से बोला कि भाई जो आपकी मम्मी के हस्बैंड है, ठीक है ना। तो और हस्बैंड की जो सिस्टर, हस्बैंड की जो क्या बोल रहा था वो, हस्बैंड सिस्टर, हाँ। तो हस्बैंड की जो सिस्टर है वो इसकी क्या लगती है, आंट लगती है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से फादर की जब सिस्टर की बात कर रही है तो बेसिकली बुआ की बात कर रही है। तो अगर वो इसकी बुआ लगती है तो जो जिस लेडी की वो बात कर रहा है उसकी भी बुआ ही लगी, और अगर दोनों की बुआ लगी तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। तो ये क्या आ जाएगा इसमें फ्रेंड्स, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक तरीके से, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है ये, एन एक्यूरेट क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 minutes past 3 द आर एंड हैज़ टर्न थ्रो। तो बेसिकली ये एंगल पूछना चाह रहा है। तो अगर हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल होता है आर एंड का, ठीक है ना। एक आर में 30 डिग्री होता है। तो अगर एक आर में 30 डिग्री होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 घंटे ये बोल रहा है, 3 घंटे में 180 मिनट हो गए, और ऊपर से 10 मिनट्स जा चुके हैं तो प्लस 10 कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास कितना, ये 190 मिनट का एंगल पूछ रहा है। तो 190 मतलब अगर हमारा 30 डिग्री का एंगल 60 मिनट्स में बनता है तो हमारा 190 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, इसको आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। ये आपका 30 से ये कटा 2 और 190 का कट के 95। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 95। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये अपनी सीरीज़ कवर कर लिया। बाकी जो पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ का एंड जो आरबीआई का फाइनेंशियल वो रिपोर्ट की जो बात करी हुई है आपके इसमें, उसके लिए मैं पार्ट 3 सीरीज़ ले आऊँगा। कोशिश रहेगी मेरी आज तक अपलोड करने की, बिकॉज़ आपके पास भी काम थोड़ा-सा है, एग्ज़ामिनेशन टाइम है, इस वजह से मैं उसको लेटर ऑन अपडेट करूँगा। जैसा आपको लगे आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।